उनकी रचना है। ये कमाल का जो है आपका अंदाज है और सर आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा सादर नमन। आज जितने भी सुधीजन बैठे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे परिवार से ही है। ऐसे शायद पहली बार हुआ है। और जो आज उच्च किस्म की आप कविता आपने सुनी है, बहुत अच्छा लगा। और ये लग रहा है जैसे सब एक ही परिवार से हैं। तो 3 चीज़ें मैं पहले एक बार कह दूं, उसके बाद मैं फिर जो आज की विमोचन है, एक काकर बैठे बैठे मैंने जितना वक्त मेरा एक कविता पढ़ी है, अच्छी लगी, मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और मेरा यही एक सम्मान है नरेलवी जी के लिए। पहली बात तो ये कि हम लोग ने समय 11 बजे का किया है इसका, तो प्लीज़ 11 बजे तक अगर आप लोग आ जाएंगे तो समय से शुरू कर पाएंगे। और दूसरी बात ये कि आप लोग अगर नहीं होंगे तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है। आप लोग अगर हैं तो हमारी वैल्यू है। और जब सुनने वालों में भी बहुत सुधीजन बैठे हों और विद्वज्जन बैठे हों, तो सुनाने वाले को भी मज़ा आता है, डर के साथ साथ कि कुछ गलत ना हो जाए। और ये डर ज़रूरी है। आज गुल मैडम के बारे में आपको मैंने पहले भी कहा था कि जब मेरी मासी जिन्होंने मुझे पाला, जब वो जीसीसी 11 में थी HOD, तो मैडम उनके साथ थी और मैं उस वक्त MA कर रहा था म्यूज़िक में। तो जब भी मुझे दिखाई पड़ती हैं तो मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं उस वातावरण में पहुंच गया हूँ। दूसरा कि आदरणीय बलवंत तक्षक जी का नाम आज बहुत दिनों बाद सुना, क्योंकि बीच में आने पिछली बार मैं नहीं आ पाया था, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और इनका नाम जब वो थी तो सुना करता था, बलवंत तक्षक जी का नाम। पत्रकार रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। तो उस मैं मैडम शरीफ कालेकर जी की बात कर रहा हूँ, बलवंत जी। इनको देख के भी मुझे आज बिल्कुल वो चीज़ें याद आ गई कि कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से बात करते रहते थे। और अनुज नरेलवी जी जैसा पाकर, सुदामा जी जैसा दोस्त पाकर, क्योंकि देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए। क्या बात है, क्या बात। और पानी परात को हाथ छूने ही नैनन के जल सो पवित्र हुए। तो मैं इनको दोस्त कह के स्वयं को कृष्ण कह रहा हूँ। तो चलिए, और उर्मिल जी, उर्मिल सखी जी, मैडम सविता गर्ग, सावी, निशा जी, इन सभी की जो प्रज्ञा जी, इन सभी की कविताएं मैंने कहीं ना कहीं पढ़ी हैं। एक मेरा चैनल है डॉक्टर सौभाग्यवर्धन के नाम से YouTube पे, उस पर अगर आप जाएंगे तो आपको पूरे देश के जो बड़े बड़े कवि हुए हैं, जिनकी कविताएं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, उनसे आज्ञा लेके मैं पढ़ता हूँ। तो अगर आप लोग भी उसे सुने तो अच्छा होगा। कुछ प्रेरक प्रसंग भी उसमें आते हैं, 5-5, 6-6 मिनट के होते हैं, जो हमारे जीवन मूल्यों को कहीं ना कहीं सार्थक करते हैं। आज एक सुबह एक रिलीज़ हुआ है कहानी जिसका नाम है समय का मूल्य। एक ऐसी दादी जिसको बच्चे समय नहीं दे पाते, पूछते हैं कि अच्छा क्या चाहिए, क्या ला दें, क्या ले आते, लेकिन जो वो मांगता है या मांगती है उनके पास वो ही नहीं होता। सबसे ज़्यादा समय मूल्य, इसी के ऊपर एक छोटी सी 5 मिनट की स्टोरी है, अगर आप लोग सुन सकें तो अच्छा लगेगा। तो एक जो आज पुस्तक का विमोचन हुआ है, उसकी एक कविता आपको मैं सुना रहा हूँ, और दादा दादी से ही कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। झुर्रियाँ, कविता का शीर्षक है झुर्रियाँ। कोशिश करता हूँ, क्योंकि अभी पढ़ी है, पूरी नहीं पढ़ी, लेकिन शुरू का कुछ 1-2 बार पढ़े, तो कोशिश करूँगा कि जो कवि ने देना चाहा है वो मैं आप तक पहुँचा सकूँ। तो सुना था झुर्रियाँ बहुत अमीर होती हैं। सुना था झुर्रियाँ बहुत अमीर होती हैं, और इनकी अमीरी में भी एक फकीरी होती है।
इनकी अमीरी में भी एक फकीरी होती है। कभी विश्वास ही नहीं हुआ झुर्रियों की अमीरी पर, और न ही भरोसा हुआ इनकी फकीरी पर। समय ने नियत समय पर, समय जो करना चाहता है वो टलता नहीं है, तो समय ने नियत समय पर जब झुर्रियों से पहचान कराई, तब कहीं जाकर इनकी गोद में बैठे अनगिनत खुशहाल पल सुनहरे कल मुझसे बतियाने लगे। सारी चीजें पुरानी याद आने लगी, कब कैसे कहाँ कैसे क्यों हुआ क्या हुआ। उनसे मिलन क्या हुआ, जीवन के अनमोल पल एक के बाद एक मेरी नजरों के सामने आने जाने लगे। उनसे मिलन क्या हुआ, जीवन के अनमोल पल एक के बाद एक मेरी नजरों के सामने आने जाने लगे। ये वो पल थे, ये वो पल थे कि इनमें से हर एक पल पर अनगणित जीवन वारे जाएं तो भी एक पल की कीमत अदा नहीं हो सकती। ये वो पल थे कि इनमें से हर एक पल पर अनगिनत जीवन वारे जाएं तो भी एक पल की कीमत अदा नहीं हो सकती। तब मुझे लगा कि दुनिया के बेशकीमती खजाने की चमक फीकी है। तब मुझे लगा कि दुनिया के बेशकीमती खजाने की चमक फीकी है झुर्रियों की प्राकृतिक दमक के आगे। झुर्रियों की प्राकृतिक दमक के आगे रुपहले साज श्रृंगार की चमक धुंधली है। झुर्रियों में सजी फकीरी की धमक के आगे, झुर्रियों में सजी फकीरी की धमक के आगे, झुर्रियों में सजी फकीरी की धमक के। बहुत इतनी सुंदर कविता मुझे देने के लिए। और अगर आप लोग हैं यानी कि सुधीजन है, यानी कि विद्वजन है, कवि है, कवियत्री है, अगर आप लोग हैं तो मेरी आवाज़ जिंदा है। अगर आप लोग नहीं हैं तो मेरी आवाज़ का कोई मतलब नहीं। तो कुछ अच्छी अच्छी कविताएं आपसे निवेदन ज़रूर सुने, और अगर अच्छी लगती हैं तो प्रशंसा भी करें। दाल मैं नहीं कहता हूँ, क्योंकि आजकल एक ऐड चलता है ना, दाल खाल बड़ी बात कह रहे हैं हम लोगों के लिए। तो आप में से अगर कोई कवि लिखता है, देखिए ऐसा होता है कि ये एक इच्छा होती है मन की कि आपको क्या अच्छा लगा। तो बहुत सारी कविताएं बहुतों की पढ़ता हूँ, उसमें से जो अच्छा मुझे लगता है, स्टैंडर्ड के एक चैनल से, एक चैनल का एक स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से, तो मैं ज़रूर पढ़ने का प्रयास करता हूँ। कवि छोटा हो या बड़ा, इससे कोई मतलब नहीं है। साहित्य सर्जन अच्छा होना चाहिए। तो एक दो चीज़ें, हाँ एक चीज़ और, कि मुझे शायद पहले वाले में मैंने कहा था कि जितने भी कवि यहाँ आते हैं उनकी रचनाएं साथ साथ ज़रूर ले लें, क्योंकि एक संकलन निकालने का प्रयास है, जिसमें एक ऐसा कवि जिसने कविता लिखी है, अगर वो अच्छी है तो उसको भी स्थान मिल सके। तो आप सभी से, जो आप लोग हैं, ये नरेल जी को कविताएं या वीर जी को कविताएं भेज दें ताकि उनका संकलन हो जाए, ठीक है। और अब मैं एक कविता आपके सामने पढ़ रहा हूँ, लेकिन जिनके लिए पढ़ रहा हूँ और जिनकी वजह से पढ़ रहा हूँ उनकी चली गई, तो एक्चुअली उन्हीं के लिए है। अभी अभी उनका 25वीं सालगिरह शादी की निकली है, अभी अभी। अब चूंकि वो खुद नहीं है, इसलिए मैं उनके बिना ही ये कविता नरेलवी जी की तरफ से पढ़ रहा हूँ, इसलिए किसी प्रकार की शंका मत रखिएगा। कि देखिए, ये जो सफर है, आज मैंने अभी जो बाहर हम लोग मिले, ये हमारे जो ह्यूमर है ना, ये एक एक बात में होता है, एक एक बात में होता है। अभी मेरी एनिवर्सरी आने वाली है 14 तारीख को,
और 36वीं है। तो मैंने बाहर नरेंद्र जी भी खड़े हुए थे, ये भी खड़े हुए थे, तो मैंने कहा हमारा जी 36 का आंकड़ा होने वाला है। लेकिन ये प्रेम है, ये प्रेम है। भगवान चाहे 63 का भी हो जाए। तो एक कविता मैं पढ़ रहा हूँ नरेंद्र जी की तरफ से। सखी मैं ही बोल इसलिए रहा हूँ कि शायद आ जाए गलती से। आ गए हैं, नहीं आए हैं, कहिए गए मत कहिए, गए तो थे। ये एक गीत रचना जिसके राइटर है डॉक्टर देवेंद्र तोमर, अंतर्राष्ट्रीय कविता संघ है, एक हिंदी संघ है, उसके अध्यक्ष हैं। तो लेकिन ये कविता इतनी सारगर्भित है आज के लिए, क्योंकि इनकी अभी भी एनिवर्सरी गई है। अगर मेरी पत्नी होती तो मैं उनके लिए कह देता, अब वो है नहीं, इसलिए इनके लिए। इसको ध्यान से सुनिएगा। एक प्रेम की पराकाष्ठा है, प्रेम की पराकाष्ठा। एक पति पत्नी में क्या एक रिश्ता होता है। क्योंकि एक बड़ी अच्छी बात थी, किसी ने परसों, मेरी बहू और मेरी बेटी मेरे साथ बैठी थी, खाना खा रहे थे हम लोग। तो बेटी ने बताया, ये बड़ा गंभीर बात बता रहा हूँ मैं आपको। बेटी ने कहा कि मेरे जो सास ससुर हैं वो कोशिश करते हैं बहुत ज़्यादा कि मैं बेटी जैसी बन जाऊं, लेकिन क्या मैं बन पाऊंगी। मेरी बहू भी सामने थी। मैंने कहा अपनी भाभी से पूछो कि क्या ये बन पाई। दोनों का उत्तर था नहीं। अब इसका जवाब देना है, तो मैंने कहा बेटा जो घर में रिश्ता होता है ना बेटी का, वो बिना गांठ का होता है, और जब शादी के बाद वाला गांठ का रिश्ता होता है वो ससुराल का होता है। तो बिना गांठ का रिश्ता ही अच्छा हो सकता है। आप चाहें कि गांठ वाला रिश्ता वैसा हो जाए, होगा नहीं, लेकिन ये सच्चाई है। आप कितना प्रयास करेंगे, क्योंकि आपकी बहू भी बेटी की तरह आपको आलिंगन नहीं कर सकती, बेटी कर सकती है। तो बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन बड़ी गहरी है। तो पति पत्नी का रिश्ता ऐसा नहीं होता जो बना बनाया हो, ये बनाया जाता है। गांठ का रिश्ता है ये भी, और इसके अंदर की गांठ कैसे गायब करनी है, इसके लिए पति पत्नी को एक दूसरे की कभी कभी तारीफ करते रहनी चाहिए। जब 50 साल भी हो जाए तब भी करनी चाहिए। हम जब नीरस हो जाते हैं जीवन में, तो पति अलग हो जाता है, पत्नी अलग हो जाती है। वो अलग मत हो। 25 साल भी अगर हो गए तो आई लव यू कहने में कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। पति भी कहे कोई नुकसान नहीं है। 50 के बाद भी कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं, कोई मतलब धीरे धीरे मैं ऊपर बढ़ रहा हूँ, 36 तक आने वाला हूँ। तो चलिए हम कविता प्रस्तुत करते हैं, शुरू करते हैं। कि ये नरेलवी जी बोल रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा कि एक तुम ही हो जिससे अपना सारा दुख सुख कह लेता हूँ। एक तुम ही हो जिससे अपना सारा दुख सुख कह लेता हूँ, वरना तो ये सारी दुनिया मुझको बहरी सी लगती है। एक तुम ही हो जिससे अपना सारा सुख दुख कह लेता हूँ, वरना तो ये सारी दुनिया मुझको बहरी सी लगती है। पता नहीं क्या खास बात है, पता नहीं क्या खास बात है एक तुम्हारे अंतर मन में। मुझको ऐसा लगता जैसे मैं बैठा हूं घर आंगन में। मुझको ऐसा लगता जैसे मैं बैठा हूं घर आंगन में। एक तुम ही हो जिसको लेकर, एक तुम ही हो जिसको लेकर साथ पवन के बह लेता हूं। क्या बात, एक तुम ही हो जिसको लेकर साथ पवन के बह लेता हूं, वरना तो ये सारी दुनिया मुझको ठहरी सी लगती है। वरना तो ये सारी दुनिया मुझको ठहरी सी लगती है। तुम गलियारा तुम ही खिड़की, तुम गलियारा तुम ही खिड़की, रोशनदान तुम ही तो हो। तुम गलियारा तुम ही खिड़की, रोशनदान तुम ही तो हो, और तुम ही गायक तुम ही वादक, तुम ही गायक तुम ही वादक,
सरगम गाना तुम ही तो हो, एक तुम ही हो जिसका होकर, एक तुम ही हो जिसका होकर अमृत प्याला बह लेता, एक तुम ही हो जिसका होकर अमृत प्याला कह लेता हूं, वरना तो ये सारी दुनिया मुझको जहरी सी लगती है। क्या बात। वरना तो ये सारी दुनिया मुझको जहरी सी लगती है, वरना तो ये सारी दुनिया मुझको बहरी सी लगती है। और तुम ना होती मन का पंछी, तुम ना होती मन का पंछी, कैसे उड़ता कहाँ विचरता, सून डगर में नए शहर में किसके मन की बातें करता। तुम ना होते मन का पंछी, कैसे उड़ता कहाँ विचरता, सून डगर में नए शहर में किसको मन की बातें करता। और एक तुम ही हो जिसके भीतर, एक तुम ही हो जिसके भीतर मैं स्वतंत्र हो रह लेता। वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल। एक तुम ही हो जिसके जिसके भीतर मैं स्वतंत्र सा रह लेता हूं, वरना तो ये दुनिया मुझको, वरना तो ये सारी दुनिया मुझको प्रहरी सी लगती है। अगर मैं स्वतंत्र हूं तो तुम्हारे दिल में हूं, तुम्हारे अंदर हूं, वरना तो सारी दुनिया ही प्रहरी रहती है। ये क्या कर रहा है खड़े होकर, ये क्या देख रहे हैं। प्रहरी अनेक प्रकार है प्रहरी के भी। और एक तुम ही हो जिससे अपना सारा सुख दुख कह लेता हूं, वरना तो ये सारी दुनिया मुझको बहरी सी लगती है, वरना तो ये सारी दुनिया मुझको बहरी सी लगती है, वरना तो ये बहुत अब सिर्फ एक प्रश्न है कि सखी जी से पूछे नरेलवी जी कि ठीक कह रहा हूं कि नहीं। एक्चुअली क्या है, पति पत्नी दोनों फंस जाते हैं यहाँ पे, तो सारा आक्रमण इनके ऊपर ही होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे सुना। और एक बलवंत जी ने कविता सुनाई थी, बड़ी अच्छी लगी, बहुत अच्छी कविता थी। उसी का एक जोड़ है। स्त्री के ऊपर हम लोग आजकल सोचना शुरू हो गए बहुत ज्यादा। उसका ये लाभ हुआ है कि कहीं ना कहीं हमारे एहसास तो दिल में आया। जब एहसास आया है तो चीजें ठीक भी होंगी। एहसास आना बहुत जरूरी है, वरना आत्मग्लानि भी होती है। एक ऐसी स्त्री जिसको हम अपने घर लेके आए, जिसकी कोई संडे को भी छुट्टी नहीं होती, जो पूरे दिन लगी रहती है, जिसको कोई पेमेंट नहीं होती, कोई ये नहीं कहता कि मम्मी आज आप संडे है छुट्टी करो, आज हम बनाते हैं खाना, नहीं हो पाता। उसका रीजन ये है कि हमारा लालन पालन ऐसा है कि हम लड़कों को समझते हैं कि वो ये काम कर ही नहीं सकते, जबकि ये सच्चाई नहीं है। मेरा बेटा है, बचपन से उसको खाना सारा बनाना आता है, मुझे आता है। उसका रीजन ये है कि मेरी वाइफ और मैं अलग रहे, 4-5 साल बेटी उनके पास थी। ये बंद है, आना ही चाहिए। क्योंकि अगर आप स्त्री को नौकरी करवा सकते हो तो आप घर का काम भी कर सकते हो। अगर आप टीवी देख रहे हैं, समाचार देख रहे हैं, सामने उसने अगर गोभी ला कर दी, काट दो यार, क्या फर्क पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसा होता है आज के दिन में। 100% नहीं होता है, लेकिन बढ़ रहा है, अच्छी बात है। परसों मैंने पढ़ा था कि भारत में 1000 लड़कों के पीछे 1019 लड़कियां हो चुकी हैं। बहुत बड़ी बात है, थोड़ा तालियां बजाएं। एक जमाना हुआ था कि लड़कियां होती नहीं थी, मार देते थे, उगते ही मार देते थे, पैदा होते भ्रूण में ही मार देते थे, भ्रूण हत्या। लेकिन आज भी लड़की के ऊपर जो प्रतिबंध है, और हर युग में है, हर युग में है, वर्तमान में भी है, हर घर में है। बहुत चुप रहो, इसका शीर्षक है चुप रहो। कि छोटी थी जब बहुत ज्यादा बोलती थी, छोटी थी जब बहुत ज्यादा बोलती थी, माँ हमेशा झड़कती। चुप रहो, बच्चे ज्यादा नहीं बोलते। चुप रहो, बच्चे ज्यादा नहीं बोलते। थोड़ी बड़ी हुई जब, थोड़ा ज्यादा बोलने पर माँ फटकार लगाती। चुप रहो, बड़ी हो रही हो। फिर जवान हुई,
जवान हुई जब थोड़ा भी बोलने पर मां जोर से डपटती, चुप रहो, दूसरे के घर जाना है। ऐसे ही बड़बड़ाओगी। ससुराल गई जब कुछ भी बोलने पर सास ने ताने कसे, चुप रहो, ये तुम्हारा मायका नहीं है। चुप रहो, ये तुम्हारा मायका नहीं है, गृहस्थी संभाली। तब पति की किसी बात पर बोलने पर उनकी डांट मिली, चुप रहो, तुम्हें पता ही क्या है। चुप रहो, तुम्हें पता ही क्या है। जब बच्चे उम्र ढली, अब जब भी बोली तो बच्चों ने कहा, चुप रहो, तुम्हें इन बातों से क्या लेना देना। सर, परिवार की सच्चाई है, परिवार की सच्चाई बता रहा हूं, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। बूढ़ी हो गई जब कुछ भी बोलना चाहा तो सबने कहा, चुप रहो, अब तुम्हारे आराम की जरूरत है, अब तुम्हें आराम की जरूरत है। चुप रहो, अब तुम्हें आराम की जरूरत है। इन चुप्पी की तहों में, आत्मा की गहों में बहुत कुछ दबा पड़ा है। आंख उन्हें खोलना चाहती हूं, बहुत कुछ बोलना चाहती हूं, पर सामने यमराज खड़ा है। पर सामने यमराज खड़ा है। कहा उसने, चुप रहो, अब तुम्हारा अंत आ गया है। चुप रहो, अब तुम्हारा अंत आ गया है। और मैं चुपचाप चुप हो गई, हमेशा ही। बहुत बहुत धन्यवाद। इनमें से कोई भी कविता मेरी अपनी नहीं है, लेकिन ये पूरे जो भारत की कविताएं मैं देखता हूँ, उसमें से जो मेरे दिल को छू जाती है वो मैं पढ़ देता हूँ। लेकिन उस कवि से आज्ञा लेकर उसकी फ़ोटो साथ में लगती है। आप लोगों से भी निवेदन है कि मेरे चैनल को ज़रूर देखें, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सौभाग्यवर्धन है। सौभाग्यवर्धन के नाम से जब आप YouTube पे या Facebook पे जाएंगे तो आपको मेरा लिंक मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।